तो अभी तक हमने इस तरीके से अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी। हमने आपको ये भी बताया कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी बचपन में कहीं मिलते नहीं थे तो उन्हें लाइब्रेरी में जाकर अगर आप ढूंढते तो वहां पर वो जरूर मिलते। यानी कि किताबों के रुख स्वयं का उनका काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। संघ में रहते हुए आपातकाल नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी थी। उस समय युवक नरेंद्र ने बढ़ चढ़कर आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बड़े नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया। आपातकाल के दौरान ही नरेंद्र मोदी के कई बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध बने, जिसे नरेंद्र मोदी अब तक निभा रहे हैं। देश के दामन पर आपातकाल ऐसा काला धब्बा है जो आज भी किसी कलंक से कम नहीं है। आपातकाल के समय गुजरात में हुए संघर्ष को लेकर नरेंद्र मोदी ने खुद किताब लिखी। नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब संघर्ष में गुजरात के जरिए ये बताने की कोशिश की कि आखिर उस दौर में सरकार कैसे दमन करने पर तुली थी। आपातकाल के आंदोलन के दौरान कई नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। गांधीवादी, इस्लामी संगठनों, साम्यवादी दलों, समाजवादी और उदार संगठनों के कई नेताओं से मोदी का संवाद हुआ। इस दौरान ही नरेंद्र मोदी के संघ के वरिष्ठ सदस्य दत्तों पंथ ठेगड़ी के साथ अच्छे संबंध बने। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। नरेंद्र मोदी के जीवन पर महापुरुषों का बहुत प्रभाव पड़ा। अपने स्कूल के दौरान उन्होंने जोगीदास खुमान नामक नाटक के जरिए अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करना सीखा था। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने उसी नाटक को हकीकत में बदल दिया। जब इंदिरा सरकार ने जनसंघ के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया तो नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस की शैली में वेश बदलकर रहने लगे। लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए अलग अलग माध्यम चुनने लगे, लेकिन एक बार भी पुलिस की पकड़ में नहीं आए। इस दौरान संघ के तत्कालीन क्षेत्र प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार की अध्यक्षता में लोक संघर्ष समिति का गठन हुआ। इसका काम अंडरग्राउंड होकर आंदोलन को आगे बढ़ाना था। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने कई भेष बदले। कभी वो साधु के भेष में नजर आए तो कभी सरदार के भेष में नजर आए। दरअसल नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि संघ की तरफ से जो जिम्मेदारी उनको दी जा रही है उसका सही तरीके से निर्वहन वो कर सकें। 1975 में राष्ट्रमंडल प्रतिनिधि मंडल का भारत का दौरा था और इसको लेकर के इंदिरा गांधी ने बड़ी ही चालाकी से एक रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसमें इंदिरा गांधी ने यह कहा कि भारत का माहौल ठीक नहीं है। संघ ने इसका विरोध करने की ठानी और संघ ने इसको लेकर के 5 किताबें छापने का फैसला किया, जिसमें एक किताब गुजराती में छपी थी जो कि बड़ी ही शातिर तरीके से दिल्ली पहुंच गई थी। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्हें स्लोगन और नारा बनाने में महारत हासिल है। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी के दिए कई स्लोगन लोगों में प्रचलित थे। उस दौरान साधना के बंद होने के बाद नरेंद्र मोदी ने खबरदार शदम नाम से मुक्तिवाणी के संपादन की जिम्मेदारी संभाली। उस वक्त गुजरात में मुक्तवाणी ही समाचार जानने के माध्यम के तौर पर काम कर रहा था। नरेंद्र मोदी को लिखने पढ़ने का बहुत शौक है। आपातकाल के दौरान उन्होंने इस कला का जमकर इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी के कंधों पर आंदोलन को चलाने और उसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी थी। पूरी तरह पार्लियामेंट्री प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया गया। जो अपनी मर्जी पड़े किया। और इस देश में कांग्रेस के लोगों को कभी अंदाज नहीं था कि भारत के सामान्य मानवी की रगों में लोकतंत्र की महक मिली हुई है, उससे वो अलग नहीं हो सकता।
उनको लगता था अखबार बंद है, रेडियो वही गाता है जो वो कहते हैं, अखबार में वही चीज छपती है जो सरकार कहती है। 19 महीने हो गए हैं, लोग सब कुछ सेटल हो गया है, लोगों के दिमाग में भर दिया है, ट्रेन समय पे चलती है, अफसर समय पर आते हैं और दफ्तर बराबर चलता है, सब ऐसा ठूस ठूस करके भर दिया है। जनता ने मान लिया होगा और इसलिए वो अपनी कोठरी में बैठ करके उनको लगा कि आप चुनाव में जाएंगे तो हम जीत करके फिर से एक बार लोकतंत्र का ठप्पा लगा करके आ जाएंगे, क्योंकि उनको इंटरनेशनल छवि की चिंता थी। उनको लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमें स्वीकृति नहीं मिलेगी और इसलिए कहने को क्यों न हो, एक लोकतंत्र का ठप्पा लगा करके दोबारा बैठना जरूरी है। और इसलिए वो एक ड्रामे के रूप में चुनाव कराने गए और उनको लगता था नेता लोग तो जेल में हैं, उनको निकाल भी देंगे तो 40-50 दिन में करने के वाले हैं और ये सब दल बिखरे हुए हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि लोकतंत्र के लिए सभी राजनीतिक दल जो कि जेलों में बंद थे, उन्होंने तय किया छोड़ना पड़े तो छोड़ेंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचाएंगे और सब लोग मिलकर के मैदान में आए थे। आपातकाल के दौरान गुजरात में कई अखबार और मैगजीन के प्रकाशन को सील कर दिया गया। उस वक्त कई पत्र पत्रिकाएं शुरू की गईं। जन जागृति, जनता समाचार, लोक समाचार, चिंगारी, संघर्ष समाचार, ये वो पत्रिकाएं थीं जो उस दौरान लोगों को जागरूक करने का काम करती थी। जन जागृति के लिए आपातकाल में कई जगहों पर सभाएं होनी थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आंदोलन के विचारों को फैलाया जा सके। नरेंद्र मोदी ने अपनी गिरफ्तारी की परवाह किए बिना लोगों के बीच 15 मिनट का जोरदार भाषण दिया। हर वक्त सक्रिय रहने वाले नरेंद्र मोदी जनसंघ के मिशन को सार्थक करने में लगे हुए थे। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ज्यादातर भूमिगत ही रहे। उनका काम इतना खुफिया था कि उनके साथियों तक को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी एक बार भी गिरफ्तार नहीं हुए। आपातकाल को लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले ने सभी को चौंका कर रख दिया था। सभी बड़े नेताओं को एक एक कर जेल में डाला जा रहा था। तभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फैसला किया कि इंदिरा गांधी के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता आंदोलन को संभाल रहे थे, तो गुजरात में भी आपातकाल के खिलाफ आंदोलन को जोरदार ढंग से चलाने का फैसला लिया गया। लेकिन जब तक संघ के बड़े नेता सड़क पर उतरते, उससे पहले उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस बीच नरेंद्र मोदी के जिम्मे आंदोलन को संभालने की जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ आपातकाल के दौरान पत्रिकाओं को प्रकाशित करने की भी जिम्मेदारी अब नरेंद्र मोदी की थी। कैसे उस मुश्किल घड़ी में नरेंद्र मोदी ने उन कामों को किया, जरा देखिए। आपातकाल के दौरान ही नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व निखर कर सामने आया था। आपातकाल के दौरान कई ऐसे नेता थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया था। वैसे तो आपातकाल का विरोध पूरे देश में जारी था, लेकिन गुजरात में एक ऐसा नाम था जो लगातार सभी को अपनी ओर खींच रहा था। गुजरात का एक युवा नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार आपातकाल के विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। कभी वो वेश बदलकर अलग अलग स्थानों पर आता, तो कभी अंडरग्राउंड होकर पुलिस को चकमा देता। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया और उस आपातकाल के दौरान आरएसएस के अधिकतर लोगों को जेल में डाल दिया गया। नरेंद्र मोदी को भी गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया गया और इससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन इसके चलते अपने परिवार से वो कई दिनों तक नहीं मिल पाते थे। उन्हें पता चला कि उनकी माँ और उनके पिता दामोदर दास और माँ हीराबा वो उनको लेकर बहुत चिंतित हैं। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने एक प्लान बनाया। वो एक अपने परिचित के घर अपने माता पिता से मिलने पहुंचे और वो भी सिख के गेटअप में। माँ हीराबा उन्हें देखते ही रोने लगी, तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि मेरी चिंता ना करें, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी लगातार अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे। उस दौरान का एक वाकया बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुरेंद्र पटेल की पत्नी बताती हैं कि लगातार अंडरग्राउंड होने के लिए नरेंद्र मोदी कई दिनों तक भूखे रहते थे
और इसी बीच वो उनके घर पहुंचे और सबसे उन्होंने खाने के लिए मांगा, क्योंकि उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। आपातकाल के दौरान जब नरेंद्र अलग अलग जगहों पर अपना डेरा डालते थे तो पुलिस भी वहां पहुंच जाती थी। इसी तरह एक दिन पुलिस किसी का पता पूछने के लिए पहुंची थी और नरेंद्र मोदी भी उस वक्त वहीं मौजूद थे। नरेंद्र मोदी के दोस्तों को लगा कि पुलिस नरेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है, तो उनके दोस्तों ने उन्हें वहां किसी तरह से निकालकर दूसरे परिचित के घर 7 से 8 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया था। नरेंद्र मोदी आपातकाल में भूमिगत आंदोलन को बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे थे। इस दौरान मेल मुलाकात का दौर भी जारी था। इसी बीच उनकी मुलाकात जॉर्ज फर्नांडिस से हुई। जॉर्ज फर्नांडिस एक फकीर के रूप में उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और युवा नरेंद्र ने एक झटके में ही उन्हें पहचान लिया। इस आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने कई वेश बदले थे। कभी वो ज्योतिष बनते थे तो कभी बीमा कंपनी के एजेंट बनते थे। वेश बदलने के कारण नरेंद्र मोदी को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो हल्की दाढ़ी, माथे पे तिलक और रौबदार चेहरा, इस भेष में जब नरेंद्र मोदी आपातकाल के दौरान निकलते थे तो कोई भी उनको पहचान नहीं पाता था या जो भी देखता था वो भौचक्का रह जाता था। दोस्तों, एक बड़ी दिलचस्प बात आपको इस आपातकाल के दौरान बताते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बताया जाता है कि एक बार एक ज्योतिष के भेष में किसी के घर आपातकाल के दौरान जहां पहुंचे और वहां पर एक असली ज्योतिष भी आ गए उसी दौरान। और फिर क्या था, इन दोनों के बीच में, यानी कि नरेंद्र मोदी और असली ज्योतिष के बीच में शास्त्रार्थ शुरू हो गया। फिर क्या था, इस समय को पार करने में नरेंद्र मोदी को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि ये शास्त्रार्थ किसी तरह से समाप्त हो गया, तब जाकर नरेंद्र मोदी की जान में जान आई। सितंबर 1976 में नरेंद्र मोदी शंकर सिंह वाघेला और विष्णु पांड्या से मिलने भावनगर जेल जाना चाहते थे, लेकिन जेल में जाकर लंबे समय तक मिलना संभव नहीं था। कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जिस काम को ठान लेते थे उस काम से पीछे कहां हटने वाले थे। इस काम के लिए नरेंद्र ने एक महिला को तैयार किया और खुद केसरिया पगड़ी बांधे जेल पहुंच गए और करीब 1 घंटे तक जेल में बिताया और संदेश को पहुंचाया। आपातकाल के दौरान पत्र पत्रिकाओं को छपवाना पूरी तरह से बैन था, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ऐसे में अगर पत्रिकाओं को छपवाना होता था तो ये काम बेहद गोपनीय तरीके से करना होता था और नरेंद्र मोदी बेहद गोपनीय तरीके से, बेहद गुपचुप तरीके से इस काम को अंजाम भी देते थे। गुजरात में पत्रिका छपवाने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर हुआ करती थी और इस काम को वो बखूबी अंजाम भी दिया करते थे। इसके लिए बाकायदा कोड वर्ड सेट किए गए थे ताकि कहीं गलत लोग आकर पत्रिका न छपवा लें। आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी एक अलग रूप में दिखने लगे। एक स्वयं सेवक के तौर पर वो और भी ज्यादा परिपक्व हो गए थे। लेकिन इस दौर में नरेंद्र मोदी के कई और रूप थे जिसे अब हम सार्वजनिक जीवन में कभी कभी एक झलक के तौर पर देख पाते हैं। नरेंद्र मोदी जितने अच्छे दोस्त हैं उतने ही अच्छे गीतकार भी। जितना लोगों से प्यार करते हैं, गलती करने पर उतना डांटते भी हैं। अब आप नरेंद्र मोदी को अलग अलग रूप में देखिए। आपातकाल के 640 दिनों में एक नए नरेंद्र का जन्म हुआ। आपातकाल ने युवा नरेंद्र को एक बहुत बड़ा मौका दिया। नरेंद्र के काम, चाहे वो पत्रिका निकालना रहा हो, अखबार के लिए लेख लिखना या एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना, या फिर भेष बदलकर आपातकाल के आंदोलन को आगे बढ़ाना, बुराई के खिलाफ आंदोलन कर नई चेतना को जगाने के इन सभी कामों को युवा नरेंद्र ने बखूबी अंजाम दिया। आपातकाल के दौरान जब लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उस वक्त नरेंद्र मोदी जैसे कई लोगों ने देश और समाज के लिए काम नहीं किया होता तो देश की दशा और दिशा कुछ और ही होती। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ियां उनकी अगवानी में लगी रहती हैं, लेकिन बात उस दौर की भी है जब प्रधानमंत्री वो नहीं बने थे और उस दौरान उन्होंने अपने जितने भी संगठन के काम थे वो सिर्फ स्कूटर पर किए और स्कूटर का वो सहारा लेते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और इस दौरान जो सबसे पसंदीदा स्कूटर प्रधानमंत्री का था वो था लम्ब्रेटा स्कूटर। लम्ब्रेटा स्कूटर पर वो अपने संगठन से जितने भी जुड़े हुए काम थे वो उस दौरान किया करते। शंकर सिंह वाघेला के साथ नरेंद्र मोदी की दोस्ती बहुत गजब की थी। वो जहां भी जाते साथ में ही जाते थे। जहां शंकर सिंह वाघेला को अपनी बुलेट प्रिय थी तो नरेंद्र मोदी को अपना स्कूटर।
भले ही दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी भी अपना वाहन नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने तो अपने स्कूटर से कई लंबी लंबी दूरियां भी तय की। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त उनके पास एक स्कूटर था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि उनके नाम प्रॉपर्टी का कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। उनके पास एक स्कूटर था, लेकिन उस दौरान उन्होंने अपने उस स्कूटर को योगेश भाई के नाम कर दिया। बेहद पसंदीदा स्कूटर जिसका वो बहुत चाव के साथ इस्तेमाल करते थे, योगेश भाई को दे दिया गया। लेकिन इस दौरान जब संघ से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए तो उस दौरान उनके आने जाने के जो काम थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, और इसीलिए उन्होंने उस वक्त वेस्पा का स्कूटर लिया और वेस्पा के स्कूटर से ही वो आवागमन करते थे। कहते हैं कि जब किसी को बड़ा पद दिया जाता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक समय नरेंद्र मोदी को धौलका शहर में प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई। नरेंद्र मोदी के बारे में खास बात बताई जाती है कि वो कोई निर्णय लेने के बाद उससे पीछे नहीं हटते थे, चाहे उन्हें कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े। नरेंद्र मोदी के बारे में करूभाई जोशी बताते हैं कि 1982 में विजयादशमी के आसपास आरएसएस की ओर आरएसएस की तरफ से एक बौद्धिक रखा गया था। उस बौद्धिक की बात की जाए तो आरएसएस के एक पदाधिकारी ने अपने ही पुत्र को वो बौद्धिक रखने की जिम्मेदारी दे दी थी। हालांकि वो पूरा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के आगेवानी में चल रहा था। जब नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम से जब वापस आए तो उन्होंने उस आरएसएस के पदाधिकारी को ऐसी लताड़ लगाई और कहा कि क्या आपको इस वरिष्ठ शिक्षकों को और इन वरिष्ठ लोगों को शिक्षा देने के लिए आपको अपना खुद का ही पुत्र मिला जो कि अभी सीख रहा है एक विद्यार्थी के तौर पे, क्यों आपने उन्हें पसंद किया? ऐसे करके जमकर लताड़ लताई। ये चीज कहीं ना कहीं बताती है कि नरेंद्र मोदी गलत को गलत कहने से कभी नहीं रुकते। नरेंद्र मोदी को हम सब एक राजनेता के तौर पर तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे गीतकार भी हैं। युवावस्था में नरेंद्र मोदी गीत लिखा करते थे और उनके दोस्त उनके बनाए गीत पर स्वर दिया करते थे। जैसा कि आज के समय में सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी ने अपना बचपन काफी गरीबी में बिताया था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री के तौर पर भी वो कई बार सार्वजनिक तौर पर कर चुके हैं। लेकिन युवा अवस्था में नरेंद्र मोदी अलग अलग तरह के शौक रखा करते थे। उन्हें फिल्में देखने का शौक था, तो समाज सेवा के लिए वो जान यहाँ पर अपना काम भी करते थे। और कैसे एक समाज सेवी के साथ नरेंद्र मोदी एक स्थायी नेता के रूप में सबके सामने उभरे, रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी फिल्म देखने के बड़े शौकीन थे। युवा अवस्था के दौरान नरेंद्र मोदी दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाया करते थे। फिल्म देखने के पीछे उनकी सोच बिल्कुल होती थी। एक ऐसी ही फिल्म नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान देखी थी, जिसका नाम 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन था। इस फिल्म को नरेंद्र मोदी ने नाइट शो में देखा था। नरेंद्र मोदी फिल्म देखने के साथ साथ थोड़ा बहुत गुनगुनाने का भी शौक रखते थे। जहां एक और पीएम मोदी फिल्म देखने के शौकीन थे, तो वहीं वो समाज सेवा में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। समाज सेवा के लिए कोई भी काम नरेंद्र मोदी हमेशा आगे आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। चाहे गुजरात की किसी भी फिल्म में पहुंचना हो, नरेंद्र मोदी सब कुछ छोड़कर वहां पहुंचते थे और लोगों के सेवा भाव में जुट जाते थे। मोरबी में जो भयानक बाढ़ आई थी, उसके बाद लोगों को वहां पे वापस बसाना एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण और कठिन काम भी था। तभी स्वयं सेवकों ने एक मीटिंग का आयोजन किया था और उस मीटिंग के अंदर वो तय किया गया कि उद्योगपतियों से पैसा मांगकर समाज के उन सब लोगों को जिनको वापस बसाना है उनकी मदद की जाएगी। लेकिन वो पैसा आखिर मांगेंगे कौन? तो तय किया गया कि नरेंद्र मोदी ने खुद ही ने अपने आप पे वो जिम्मा डाल दिया और जिम्मेदारी ली कि वो खुद उद्योगपति से मिलेंगे और पैसा उनसे मांगेंगे। जब वो उद्योगपति से मिलने गए तो लोगों का कहीं ना कहीं मानना था, बाकी स्वयंसेवकों का ये मानना था कि शायद मोदी 5 से 10 हजार रुपया उद्योगपतियों से मांगेंगे और लोगों की मदद करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस वक्त 7 से 10 लाख रुपए मांग लिए।
जी हाँ, नरेंद्र मोदी की ये हिम्मत, ये दूरदर्शिता और ये बड़ी सोच ही बताती है कि समाज के लेके वो हमेशा से संवेदनशील ही नहीं, लेकिन बहुत ही एक बड़े लीडर पहले से माने जा रहे हैं। और यही नहीं, कहीं ना कहीं लोगों ने भी समझा कि नरेंद्र मोदी की सोच जो हम आज की तारीख पे सोच रहे हैं, उससे बहुत ही बड़ा और बहुत ही दूर का विजन हमेशा से नरेंद्र मोदी अपने पास रखते हैं। इसलिए उनको हमेशा भनक रहती है कि कोई भी कार्य को सफल करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब नरेंद्र मोदी बड़ोदरा में विभाग प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे, तब 11 अगस्त 1979 को मोरवी शहर में स्थित बांध टूटने से भयानक विनाश हुआ। थोड़ी देर के लिए पानी मोरवी और आसपास के गांवों को तबाह और बर्बाद कर दिया। इस भयानक त्रासदी की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इस भयानक विनाश लीला के बाद नरेंद्र मोदी स्वयं सेवकों के साथ लगे दाढ़ी वाला 25 वर्षीय युवक अपनी पूरी ताकत के साथ साथ जी जान से लोगों की जिंदगी पटरी पर लाने में जुट गया। अगस्त 1979 में मोरवी में अचानक से बाढ़ आई। बाढ़ आने के समय नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के पास मुंबई में थे और जैसे ही नरेंद्र मोदी को इस बात की जानकारी लगी कि मोरवी में जबरदस्त बाढ़ आई है और उसमें जनधन की काफी ज्यादा हानि हुई है और उन्हें तुरंत मोरवी जाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को दिल्ली में दत्तोपंत ठेकड़ी से महत्वपूर्ण मुलाकात करनी थी। अब ऐसे में समय बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने हवाई यात्रा की और ये हवाई यात्रा नरेंद्र मोदी के जीवन की पहली हवाई यात्रा थी। 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी सत्ता में हो गई। कई राज्यों में विधानसभा को भंग कर दिया गया था, लेकिन यही वो समय था जब बीजेपी का भी उदय हुआ। जनता पार्टी में बंटवारे के बाद बीजेपी ने एक अलग रूप में ही जनता के बीच पहुंचने का काम किया और धीरे धीरे मोदी भी अपने काम के बल पर पार्टी में अपना प्रभाव बढ़ाते गए। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।